हेलो दोस्तों, मैं तिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 4 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें ये जो टेस्ट पेपर है सी सेट का टेस्ट पेपर है और स्टार्टिंग के जो हम लोग 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस हिंदी के थे, कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के थे। ठीक है, आज हम लोग इस सेशन में आगे के क्वेश्चंस यानी मैथ्स, जिसमें मैथ्स के भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी क्वेश्चन है और कम्युनिकेशन से भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह चुनिए जो अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है। यानी इनमें से एक ऐसा विकल्प आपको चूज करना है जो तीनों चारों में से थोड़ा अलग है, मतलब इनमें से मैच नहीं करता है। तीनों में जो पैटर्न है वो सेम होगा, एक में पैटर्न सेम नहीं है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है। आंसर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बी की कोडिंग कितनी होती है? 2 होती है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, 9 आई की कितनी होती है? 9 होती है और एफ की कितनी होती है? तो 6 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 6 होती है। अब यहाँ पे देखना बी, ठीक है, बी बी का कितना होता है? 2 होता है। तो इसने क्या किया है? 2 प्लस 7 कर दिया। ओके, 2 प्लस 7 कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 9 आ गया और 9 की जगह यहाँ पे आई लिख दिया। ओके, अब हम लोग एफ देखते हैं कि एफ कैसे आया। तो इसने क्या किया? इसमें क्या पैटर्न है कि 9 में से 3 किया तो कितना आया भाई? 6 आया। और 6 का क्या होती है कोडिंग? एफ होती है। तो यहाँ पे एफ आ गया। ठीक है, इसका पैटर्न पता चल गया। इसी पैटर्न को हम लोग बाकी ऑप्शंस में चेक करते हैं। ओके, ई का हमें कितना, ई का कोडिंग कितनी होती है भाई? 5 होती है। एल की 12 होती है और आई की 9 होती है। ओके, हम लोगों ने जैसा सेम यहाँ पैटर्न फॉलो किया था, यहाँ पे भी हम लोग सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो ई का 5, हम लोग 7 ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग 7 ऐड करेंगे। तो कितना आएगा भाई? 12 आ जाएगा। 12 किसका होता है? एल का होता है। तो यानी यहाँ पे ये पैटर्न, इतना पैटर्न फॉलो हो रहा है। आगे देखते हैं। तो 12 में हमको क्या करना है? यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ 9 आया था, तो 9 में हम लोग 3 माइनस किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 12 में 3 माइनस करेंगे। ओके, तो कितना आएगा भाई? 9 आएगा। 9 किसका होता है? आई का 9 होता है। तो यानी ये भी पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं एम टी क्यू का। तो एम का कितना होता है? 13 होता है, टी का 20 होता है, क्यू का होता है 17। ओके, चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। तो एम का 13 होता है। एम का कितना होता है? 13 होता है। हम लोगों ने क्या किया भाई? 7 ऐड कर रहे हैं। सारे में क्या कर रहे हैं? पहले वाले अल्फाबेट में 7 ऐड कर रहे हैं। पहले वाले अल्फाबेट का कोडिंग लिख के उसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 20। और 20 किसका होता है? टी का होता है। तो यानी यहाँ पे टी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे टी, ये भी फॉलो कर रहा है। तो हमने क्या किया था भाई? ये जो टी है, इस टी में यानी 20 वाले में कितना माइनस करना है? 3 माइनस करना है। कितना आ रहा है भाई? 17 आ रहा है। यानी कि 17 किसका होता है? क्यू का होता है। तो ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। इन तीनों की पैटर्न यानी ए, बी और सी, तीनों की पैटर्न सेम है। डी की अलग होगी ऑब्वियसली, इसकी चेक करने की जरूरत नहीं है। आंसर आपका डी हो जाएगा। स्मार्टली आपको वर्क करना है। एग्जाम में जब हमें पता चल गया आंसर डी होगा तो फिर चेक करने की जरूरत ही क्या है कि उसकी पैटर्न क्या है। ओके, यहाँ से कम्युनिकेशन का ये क्वेश्चन पढ़िए। एक सिविल सेवक जो जिला कार्यालय में कार्यरत है, निरंतर अपने सहकर्मियों की मंशा पर प्रश्न उठाता है, सहयोगात्मक कार्यों से बचता है तथा प्रत्येक सुझाव के पीछे नकारात्मक उद्देश्य मान ले लेता है। अंतर्वैयक्तिक कौशलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस व्यवहार का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये अंतर्वैयक्तिक कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बताइए कि ये जो कौन सा विकल्प है जो इस व्यवहार का सर्वोत्तम वर्णन करता है? एक ऐसा ऑफिसर है, ठीक है, एक ऐसा सिविल सेवक है जो अपने जो सहकर्मी लोग हैं, जो इसकी टीम के लोग हैं, उन अगर वो कुछ राय देते हैं या अपनी कोई सुझाव देते हैं तो उनके सुझाव को ये नकारता है। ठीक है, और खुद भी काम करने से बचता है। तो इसका क्या एग्जैक्ट ऑप्शन हो सकता है? तो सारे ऑप्शंस को पढ़िए, अपने आप आपका आंसर निकल आएगा। इसको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे तो अपने आप आंसर निकल आएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि सकारात्मक व्यावसायिक संशयवाद को दर्शाता है जो निर्णय में सुधार करता है। क्या ऐसे लोग अगर होंगे सिस्टम में जो अपनी टीम के लोगों की सुझाव नहीं मानेंगे, ना ही खुद काम करेंगे, तो क्या इससे निर्णय में सुधार होगा? नहीं होगा।
ऑप्शन ए तो आंसर हो ही नहीं सकता। बी कह रहा है कि सुदृढ़ समालोचनात्मक चिंतन तथा स्वतंत्र निर्णय क्षमता का संकेत करता है, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन पढ़िए। सी कह रहा है कि यह एक नकारात्मक पारस्परिक गुण है जो विश्वास को प्रभावित करता है तथा दलगत दक्षता को कम करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आप ऑप्शन पढ़िए, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि मास्टर का कोट 82 है, फायर का कोटांक क्या होगा? अब भाई इसका हमको पता करना है कि मास्टर का ये 82 कैसे आ गया, इसके पैटर्न को हमें ढूंढना है। ओके, तो मास्टर को पहले हम लोग इसका सारा कोडिंग लिखेंगे। एम का कितना होता है? एम का 13 होता है, ए का 1 होता है, एस का 19, टी का 20, ई का 5, आर का 18। इन सभी को ऐड करिए। इन सभी को आपको क्या करना है? ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 76 आएगा। और आप लोग इस पूरे चेक करिए, इस मास्टर में कुल कितने अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसने क्या किया है? 76 प्लस 6 ऐड कर दिया है। जब ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। ओके, सेम यही पैटर्न हमको फायर में भी यूज करना है। तो फायर को आप लिखिए पहले। एफ एफ का कितना होता है? 6 होता है। आई का कितना होता है? 9 होता है। आर का 18 और ई का 5। जब आप इसको ऐड करेंगे तो पूरा आपका आएगा 38। अब इसमें अल्फाबेट कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कि 38 ये ऐड करने पे आया और 4 टोटल अल्फाबेट्स हैं, इसमें आपको ऐड कर देना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 42 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन बी होगा। देखो मैं आपको लिख के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो सकते हैं, अभी नए-नए हैं, नए नवेले हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा मेथड वाइज करिए। एग्जाम में इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम में क्या करना होता है, यहाँ पे 13 लिखिए, ऐसे डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। नोट करके लिखा है कि संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए, संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना। ओके, अब देखिए 24 है, 10 है, 42 है, ये तीनों एक दूसरे से किस तरह से संबंधित हैं? और इन तीनों में, क्योंकि दोनों में सेम पैटर्न फॉलो होगा, दोनों में सेम पैटर्न होगा। ओके, तो चलिए चेक करते हैं भाई इनमें कौन सा पैटर्न छुपा हुआ है, उसी बेसिस पे हमें यहाँ पे चेक करना होगा। ठीक है, तो देखिए 24 को चेक करिए। 24 है, 10 है और 40 है। तो 24 में आप क्या करिए? -10 करिए, तो कितना आएगा? 14 आएगा। ओके, और 14 इंटू 3 करिए, 42 आ गया। यानी इसमें हमको पैटर्न पता चल गया कि 24 में अगर हम -10 करते हैं और ये जो आता है इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आ जाएगा। अब चलिए इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला जो दिया है। तो 35, एक मिनट, ठीक है, 35 माइनस 20, 35 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 15 आ जाएगा। ओके, 15 में हम 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा भाई? 45। यानी कि यही सेम पैटर्न लगेगा। अब हम ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि किसको ये इस पैटर्न को कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में हम लोग देखेंगे, एक मिनट, अ, हम्म थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो 40 है, -15, ओके, माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 25 आ जाएगा। ओके, और 25 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ गया। यानी हमारा पहला ही ऑप्शन जो है इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, एक मिनट, हम्म चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करिए। इसमें से भाई विषम कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है बुक ऑफ द डेड, ऑप्शन बी दिया है ग्रेट बाथ, ऑप्शन सी दिया है वैली ऑफ द किंग्स और ऑप्शन डी दिया है कारतूस। देखो बुक ऑफ द डेड
वैल्यू ऑफ द किंग्स और कार्टूस, ये जो तीनों है ना, ये तीनों जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। ये तीनों मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। और ग्रेट बात देखेंगे आप लोग, वृहत स्नानागार, तो ये भाई सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पता नहीं टैब हैंग क्यों कर रहा है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का गुणधर्म समान है? तो देखिए भाई 6 को आप लोग ध्यान से देखिए, तो 6 2 इंटू 3, यानी 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। और दोनों 2 और 3 है, ये क्रमागत अभाज्य संख्या है, यानी 2 के बाद 3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? एक क्रमागत अभाज्य संख्या कहलाएगा। 15 का चेक करिए, तो 15 3 इंटू 5, 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। 35 का चेक करिए, तो 7 इंटू 5, 7 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या और 5 भी, और ये तीनों जो है एक क्रमागत अभाज्य संख्या है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो 18 तो नहीं हो सकता भाई, 6 इंटू 3 और बहुत सारे हो जाएंगे, 9 इंटू 3 हो जाएगा। तो ऐसा तो इसका कोई भी हम नहीं मल्टीपल्स नहीं देखेंगे जिसमें कि अभाज्य संख्या होगा दोनों का दोनों, तो ये तो नहीं होगा। 14 भी नहीं होगा। 7 इंटू 2, 7 तो मान लीजिए अभाज्य संख्या है लेकिन 2 तो नहीं है। फिर 25 भी नहीं होगा, 77 हो जाएगा। 7 इंटू 11, 7 भी एक अभाज्य संख्या है और 11 भी एक अभाज्य संख्या है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, 77। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही दिशा में चल रही हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ही दिशा में चल रही हैं दोनों, यानी कि दिल्ली से मुंबई एक ट्रेन जा रही है मान लो ए, तो बी भी जो है दिल्ली से मुंबई ही जा रहा है। ठीक है, बी भी जो है दिल्ली से मुंबई ही जा रहा है। ये एक दिशा में चल रही हैं। रेलगाड़ी ए की लंबाई 360 मीटर है। देखो, रेलगाड़ी वाली क्वेश्चन में जब रेलगाड़ी की लंबाई देता है तो उसकी वही दूरी हो जाती है। ओके, उसकी गति जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी बी की लंबाई जो है, रेलगाड़ी बी की लंबाई 240 मीटर है तथा उसकी गति जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी बी को पूर्णतः पार करने में कितना समय लेगा? यानी ए जो ट्रेन है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो बी है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी ए की चाल ज्यादा है और बी की कम है। तो ये दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, इसको आपको बताना है। इसको आपको सॉल्व कैसे करना है? तो चलिए यहाँ पे देखिए, चल रहा है पेंसिल? नहीं चल रहा है। ओके, यहाँ पे लिख के बताती हूँ। देखिए भाई, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इन दोनों की चाल लिख लेना है। चाल कितनी है दोनों की और लंबाई कितनी है, यानी कि लंबाई ही दूरी होता है। ओके, तो इन दोनों की दूरी लिख लेंगे। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी। ओके, तो चलिए, चाल ए की, सॉरी ट्रेन ए की लंबाई है 360 मीटर, 360 मीटर। और ट्रेन बी की लंबाई है 240 मीटर। कितनी है भाई? 240 मीटर। और एक ट्रेन की लंबाई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी है भाई? हाँ, ट्रेन ए की है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल कितनी है भाई? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ट्रेन ए की। और ट्रेन बी की कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके एक सापेक्ष चाल निकालना है। सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की चाल को माइनस कर देंगे। अगर सेम दिशा में, एक दूसरे के अपोजिट दिशा में चल रही होती, यानी कि एक ट्रेन जो है दिल्ली से मुंबई आ रही है और दूसरा ट्रेन मुंबई से दिल्ली आ रहा है, तो इसमें क्या होता है? प्लस होता है। अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं तो इसमें क्या होता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों ट्रेन क्या है? एक ही दिशा में चल रही है, तो इसलिए इनके चाल को हम लोग माइनस कर देंगे, सापेक्ष चाल निकल के आएगा। ठीक है, 90 माइनस 54। तो जब हम 90 माइनस 54 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि इसका जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी हर घंटे ये 90 किलोमीटर, हर घंटे ये दोनों ट्रेनों का सापेक्ष चाल कितना होगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये भाई प्रति घंटा में है और इनका जो
दूरी है, इनकी जो ट्रेन की लंबाई है वो मीटर में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसके चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में हमको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। जब 5/18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 18 से 2 बार में चला जाएगा, तो 18 दूना के 36, फिर 5 दूना के 10, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये जो सापेक्ष चाल निकल के आया, कितना आया भाई, 10 मीटर पर सेकंड आया। ओके, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ये आ गई सापेक्ष चाल, और हमको दूरी पता है, दोनों ट्रेन की लंबाई जो है ऐड कर देंगे तो वो दूरी निकल के आ जाएगी। ओके, तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 360 प्लस 240, तो कितना आया, 600 आया। तो हमको बताना है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, फाइनल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी को पूर्णतः पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी को पार करने में पूर्णतः कितना समय लेगी, तो भाई हमको समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता होगा ये फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटा के चाल या दूरी बटा के गति होता है। ठीक है, और हमें दूरी पता चल गया है कितना है, 600 किलोमीटर, और चाल भी हमको पता चल गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, तो ये कट गया, कितना आ गया भाई, 60 सेकेंड, यानी कि ट्रेन ए ट्रेन बी को कितने सेकेंड में क्रॉस करेगी, तो 60 सेकेंड में क्रॉस करेगी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, यानी 60 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक समारोह में पी की ओर संकेत करते हुए क्यू ने कहा कि पी की पत्नी मेरी माता की एकमात्र पुत्र वधू है। क्यू जो है महिला है, इसको हमें नहीं लगता कि ग्राफ बनाने की जरूरत है। देखो भाई, क्यू इसमें क्या करे कि पी की पत्नी मेरी माता की एकमात्र पुत्र वधु, यानी कि उसका भाई इकलौता होगा, उसकी भाई की जो वाइफ होगी वही एकमात्र पुत्र वधु होगी। तो यहाँ पे क्यू एक महिला है, यानी कि एक माता है जिसके 2 बच्चे हैं, पी और क्यू। तो ये दोनों का रिलेशन क्या होगा, पी और क्यू का, तो ये भाई बहन होंगे, बहन होगी इसकी, क्यू जो है पी की बहन होगी। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और स्टेट पीसीएस में जो है इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं देता है, ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णयन की प्रक्रिया का पहला चरण है। ओके, निर्णयन की प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है, यस आप लोग आंसर करिए। तो देखो भाई, इसका आंसर होता है समस्या की पहचान करना। सबसे पहले अगर आपको निर्णय लेना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे कि मेन समस्या क्या है। जब समस्या की पहचान कर लेते हैं तो उसका समाधान सोचते हैं, समाधान के लिए अलग अलग विकल्पों का चयन करते हैं, अलग अलग विकल्प ढूंढते हैं कि इस समस्या का बेहतर समाधान कैसा हो सकता है। तो अलग अलग बहुत सारे विकल्प लेंगे, तो उस विकल्प में से बेहतर विकल्प का आप चुनाव करेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वक्ता के लिए भाषण की शुरुआत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। भाषण की शुरुआत करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए एक भ्रमित करने वाला कथन, ये तो नहीं होगा भाई। ऑप्शन बी कह रहा है कि विषय से ऑप्शन बी कह रहा है कि विषय से जुड़ा एक प्रासंगिक उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक व्यक्तिगत तर्क, तो ये तो नहीं होगा भाई। विषय से जुड़ा हुआ एक प्रासंगिक उदाहरण अगर हम देते हैं भाषण के लिए, भाषण की शुरुआत करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, लोग खुद को रिलेट करते हैं, तो यहाँ आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो, कथन ए कह रहा है कि सभी कलाकार रचनात्मक व्यक्ति हैं, तो कलाकार क्या होगा, सभी कलाकार रचनात्मक, तो यहाँ पे सभी कलाकार का एक सर्कल बना लीजिए, कलाकार। ओके, सभी कलाकार क्या है, रचनात्मक व्यक्ति है, तो रचनात्मक व्यक्ति इस कलाकार यानी इस सर्कल को ढक लेगा, ये क्या हो जाएगा, रचनात्मक। ओके, ये आप उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह से सर्कल करके इस क्वेश्चन का आंसर करना आता होगा। ओके, आगे कह रहा है दूसरा कथन कि कोई भी रचनात्मक व्यक्ति आलसी नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्टली ये बता रहा है कि कोई भी रचनात्मक व्यक्ति आलसी नहीं है, तो आलसी को बाहर कर दीजिए। ठीक है, आलसी को बाहर कर दीजिए, और रिलेशन क्या बता रहा है रचनात्मक और व्यक्ति में, तो भाई कोई भी रचनात्मक व्यक्ति आलसी नहीं है, तो ऑलरेडी यहाँ पे दोनों का रिलेशन बता रहा है, तो कंफ्यूजन की यहाँ पे कोई बात ही नहीं बनती है। अब ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, एक मिनट, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये हो गया आलसी। ओके,
तो कोई भी रचनात्मक व्यक्ति आलसी नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए, कुछ आलसी व्यक्ति कलाकार होते हैं। कुछ आलसी व्यक्ति कलाकार होते हैं। अगर कुछ आलसी व्यक्ति कलाकार होते तो ऐसे ही इसका ग्राफ बनता, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये नहीं होगा ऑप्शन ए। बी कह रहा है कि कोई भी कलाकार आलसी नहीं होता। कोई भी कलाकार आलसी नहीं होता। तो ये गलत है, क्योंकि देखो सभी कलाकार क्या है, रचनात्मक हैं, और सभी रचनात्मक जो है यानी कोई भी रचनात्मक व्यक्ति आलसी नहीं होता है। हमें ये रिलेशन पता चल रहा है, यानी कि कोई भी कलाकार जो है वो भी आलसी नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी कलाकार आलसी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बताओ, आंसर बताओ इसका क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कलाकार कलाकार सभी कलाकार क्या है, रचनात्मक व्यक्ति हैं। तो रचनात्मक व्यक्ति जो है आलसी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी इसका रिलेशन मैच कर रहा है ना, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल भेजते समय किन बातों से बचना चाहिए। स्पष्ट और प्रासंगिक विषय पंक्ति का उपयोग करना। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल भेजते समय किन बातों से बचना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्पष्ट और प्रासंगिक विषय पंक्ति का उपयोग करना, भाई ये तो करना चाहिए ना। क्वेश्चन पूछा है कि नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ईमेल भेजने से पहले उसकी प्रूफ रीडिंग करना, तो ये भी करना चाहिए। इसमें कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, कौन सा, ये पूछा है। सी कह रहा है कि जब गोपनीयता आवश्यक हो, प्राप्तकर्ताओं के एड्रेस को सार्वजनिक रूप से साझा करना चाहिए। पहला आगे सबसे पहले यही कह रहा है ये ऑप्शन सी में कि गोपनीयता आवश्यक है। जब गोपनीयता है तो हम सार्वजनिक कैसे कर सकते हैं किसी के एड्रेस को, प्राप्तकर्ताओं के एड्रेस को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। हमें इसी काम से बचना चाहिए किसी को ईमेल भेजने से पहले, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक संप्रेषण में सक्रिय श्रवण की एक अनिवार्य विशेषता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। सक्रिय श्रवण, सक्रिय श्रवण कौन हो सकता है भाई। अब देखो 63 का इंग्लिश पढ़ो। Which of the following best describes as essential characteristics of active listening in administrative communication? Okay, ऑप्शन ए कह रहा है कि formulating a response while the speaker is still speaking. B कह रहा है कि maintaining eye contact, avoiding interruptions and reserving judgment until the speaker finishes. ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि nodding continuously to show agreement with the speaker's view. ऑप्शन डी कह रहा है कि listening only to the key points and ignoring emotional expression. अब यहाँ पे देखो भाई, सक्रिय श्रवण की एक अनिवार्य विशेषता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। भाई एक नेत्र संपर्क बनाए रखना, एक जो सक्रिय श्रवण होता है, किसी की बातों को अगर सुनना है तो हम इससे प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाए रखेंगे, व्यवधानों से बचेंगे, डिस्ट्रैक्ट हम कम होंगे, और वक्ता के पूर्ण होने तक हम निर्णय सुरक्षित रखेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला अंक दूसरे अंक से और पांचवा अंक जो है छठे अंक से संबंधित है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला अंक दूसरे अंक से और पांचवा अंक जो है छठे अंक से संबंधित है। देखो भाई इसमें भी एक पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको ढूंढना है। पैटर्न क्या है, तो 45 यहाँ पे दिया 45, 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, 45 का स्क्वायर कितना होता है, 2025 होता है, प्लस 1 यानी 2026 आ जाएगा। इन दोनों का हमको पैटर्न पता चल गया। ओके, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये पैटर्न जो हमने अभी किया है यहाँ पे फॉलो, क्या यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो चेक करते हैं, 60 का स्क्वायर प्लस 1, तो भाई 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और यहाँ पे डबल 0 प्लस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 36 0 1। तो यहाँ पे यानी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब हम 38 का स्क्वायर करेंगे, 38 का स्क्वायर प्लस 1, 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444 होता है। ठीक है, 1444 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 1445, 1445 यानी आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इरेज कर देती हूँ ताकि आपको नीट एंड क्लीन लगे। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है FT5 का
JR13 से एक निश्चित संबंध है, इसी प्रकार BQ3 का FO9 से संबंध है। इसी तर्क के आधार पर HS8 का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ओके, तो भाई देखो FT5 का JR13 से संबंध है, इसी तरीके से इसका इससे संबंध है। अब इसका निकालना है आपको, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। ओके, FT5, ओके, यहाँ पे दिया हुआ है JR13। ओके, ये क्वेश्चन ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हमको पैटर्न फाइंड करना है कि इसका पैटर्न क्या होगा। तो देखो भाई एफ का यहाँ पे देखिए, मैं ब्लू पेन से लिख देती हूँ तो नीट एंड क्लीन समझ में आएगा। पिंक लगा देती हूँ, ठीक है। देखो एफ 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 की जगह यहाँ पे जे लिखा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, +4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, +4 हो रहा है। टी की जगह यहाँ पे आर लिखा है, तो टी की जगह आर लिखा है, किस पैटर्न को फॉलो किया है, तो माइनस यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है। अब 5 की जगह पे 13 लिखा है, 5 की जगह पे 13 लिखा है, तो क्या फॉलो हो रहा है, तो देखिए 5 इंटू 2 + 3, ठीक है, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सेम यही पैटर्न हम लोग इसमें चेक करेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं BQ3 इज इक्वल टू FO9। तो B का F हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे +4 हो रहा है, और Q का O भी चेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस कितना हो रहा था, 2 हो रहा था, ठीक है। 3 का चेक करिए, तो 3 का हमने यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था, 5 इंटू 2 + 3, यानी कि इंटू 2 हो रहा है और +3 हो रहा है, तो 3 इंटू 2 + 3, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, +3 यानी कि यहाँ पे 9 आ रहा है। तो सेम यही पैटर्न हमको यहाँ पे फॉलो करना है। तो H, S और 8 दिया हुआ है। H में हमको क्या करना है, +4 करना है, S में -2 करना है, और 8 में क्या करना है हमको, 8 में आपको करना है 8 इंटू 2 + 3, ओके। तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 इंटू 2 कितना होगा भाई, 16 + 3 यानी कि 19 यहाँ आ जाएगा। और H + 4, तो H का कितना होता है, 8 होता है, S का कितना होता है, 19 होता है, तो यहाँ पे 12 आ जा रहा है। H + 4 करेंगे तो यानी 8 + 4 करेंगे तो 12, यानी H की जगह कितना आ जाएगा, L आ जाएगा, और S -2 यानी 19 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। 17 का कितना होता है, Q होता है। आंसर क्या होगा, LQ19, LQ19 यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है तथा एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इनमें से एक यूनिट ढूंढना है जो तीनों में से एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इन चारों में से कोई एक है जो जो एक पैटर्न तीनों में अप्लाई हो रहा है, चौथे में एक नहीं हो रहा है, कौन सा है ऐसा आपको बताना है ऑप्शन में। तो देखो यहाँ पे हमको पैटर्न फाइंड करना है कि कौन सा पैटर्न सभी में फॉलो हो रहा है, 3 में फॉलो हो रहा है, ओके। तो देखिए 7 यहाँ पे दिया है 7294, 7 - 294, तो यहाँ पे देखो क्या पैटर्न फॉलो हुआ है 7 क्यूब - 7 स्क्वायर का पैटर्न लगा है। तो 7 क्यूब कितना होता है, 343 होता है, आपको स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए। -49 कितना आ जाएगा, 294 आ जाएगा, ओके, ऑप्शन ए का, यानी कि यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। 9 का देखते हैं हम लोग, 9 का चेक करते हैं, तो 9 का क्यूब -9 स्क्वायर, 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 9 का स्क्वायर 81, माइनस करेंगे तो आपका 648 आ जाएगा। 11 का चेक कर लेते हैं क्योंकि इसका क्यूब और स्क्वायर लगभग सभी को याद होता है। 11 का यहाँ पे देखिए, तो 11 का क्यूब -11 का स्क्वायर, इसका 11 का क्यूब होता है 1331, और स्क्वायर होता है इसका 121। जब इसको आप लोग माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1210, यानी ये भी फॉलो कर रहा है सेम पैटर्न, ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऑप्शन बी भी और ऑप्शन ए भी। कौन सा है जो सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विन विन
नेगोशिएशन को उस प्रक्रिया के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है जिसका उद्देश्य होता है। इसका क्या उद्देश्य होता है विन विन नेगोशिएशन का? इसका उद्देश्य होता है कि दोनों पक्षों को संतुष्ट करने वाला परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजना। ओके, यानी कि दो पक्षों के बीच मान लीजिए अगर लड़ाई हो गई है या मतभेद हो गया है, तो ऐसा निर्णय लीजिए, ऐसा समाधान निकालिए कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए, दोनों में से कोई एक ऐसा ना फील करे कि मैं जीत गया, वो हार गया। ठीक है, यही है विन विन नेगोशिएशन। इंग्लिश में देख लीजिए 67 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन है विन विन नेगोशिएशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस दैट एम्स टू, आंसर होगा आपका फाइंड अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग बोथ पार्टीज। ओके, चलिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी इंग्लिश में पहले मैं पढ़ लेती हूँ ताकि जो बच्चे हैं वो समझ जाएं, इंग्लिश मीडियम वाले। तो रमेश इज अ सीनियर ऑफिसर हु ट्रस्ट हिज टीम कंप्लीटली, delegate work confidently, communicate openly and treats every colleague with equal respect. Which lie position in transactional analysis does Ramesh behavior best affect? इसका करेक्ट आंसर है आई एम ओके, यू आर ओके। कि ये देखो एक रूल होता है, जब आप कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जल्दी ही इसकी क्लास स्टार्ट होगी तो वहाँ पे आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हिंदी में देखिए तो रमेश एक वरिष्ठ अधिकारी है जो अपनी टीम पर पूर्णतः विश्वास करते हैं, आत्मविश्वास के साथ कार्यों का प्रत्यायोजन करते हैं, खुलकर संप्रेषण करते हैं तथा प्रत्येक सहकर्मी के साथ समान सम्मान का व्यवहार करते हैं। समव्यवहार, ये समव्यवहार विश्लेषण का क्वेश्चन है। तो समव्यवहार विश्लेषण में यह व्यवहार किस जीवन स्थिति को सर्वाधिक प्रतिबिंबित करता है? तो आंसर हो जाएगा मैं ठीक हूँ और आप भी ठीक है। यानी कि अगर ऑप्शन देखिए तो कह रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, आप ठीक हैं। अपने अंदर की नेगेटिविटी कह रहा है कि मैं ठीक नहीं, यानी कि उसके अंदर नेगेटिविटी है, दूसरों को वो ठीक मान रहा है। फिर कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, आप नहीं ठीक है, दूसरों को जो है वो हीन भावना से देख रहा है। फिर अपने आप को भी, ऑप्शन सी में भी है कि अपने आप को भी हीन समझ रहा है और बाकियों को भी हीन समझ रहा है। करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पे मैं ठीक हूँ और आप ठीक है, अपने आप को भी पॉजिटिव वे में ले रहा है, दूसरों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके मूल क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाता है और P और Q क्रमशः प्रारंभिक विकर्ण है जबकि R और S अंतिम विकर्ण है, दोनों विकर्णों में समान वृद्धि होती है, तो प्रारंभिक विकर्ण P और अंतिम विकर्ण R के बीच क्या संबंध है? देखो दोस्तों, मैं ऑनेस्टली आपको ईमानदारी से बताती हूँ कि मुझे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस, एंगल वैंगल वाले क्वेश्चंस मुझे नहीं आते, मैं बहुत दूर रहती हूँ, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। ये तो मैं सीसेट का सेशन इसलिए आप लोगों के लिए स्टार्ट की हूँ क्योंकि ये बीच में तीसरे टेस्ट के बाद चौथा आया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपकी ये जो सीरीज है वो ब्रेक ना हो, तो मैं अपना एफर्ट लगा करके आप लोगों के लिए ये सीसेट का पेपर सॉल्व करा रही हूँ, वरना मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम कंटिन्यू रखा है, वरना मैं चाहती थी इसको स्किप कर देती और कह देती कि आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं सोची कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना आपको समझाऊंगी और जो चीजें मुझे नहीं आएंगी मैं आपको खुद ईमानदारी से बोल दूंगी कि मुझे नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को आएगा तो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन भी बता दीजिएगा। ठीक है, हालांकि इसका आंसर जो है, इसका आंसर शायद इसका आंसर 69 का R इक्वल टू 2P है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और ये जो है होमवर्क है, ये कैलेंडर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट सेशन में जरूर बताऊंगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन आप लोग को भी देना जरूरी है। मैं चेक करती रहती हूँ कि बीच बीच में कि कौन से बच्चे हैं जो प्रॉपर एक्टिव रहते हैं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि स्पोर्ट्स को QRPMNQ और टाइगर को QPCEGR के रूप में कुटित किया जाता है, तो प्रिज्म को कैसे कुटित किया जाएगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस पैटर्न को फॉलो किया है, सभी में -2 किया है। आप लोग ध्यान से देखिए, तो सभी में क्या है भाई, ये माइनस, सभी में -2 किया है। ध्यान से देखिए, S -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, Q। यहाँ पे देखिए ये अपोजिट अपोजिट में है, यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से ये अपोजिट अपोजिट में है। जैसे हमेशा क्या होता है कि पहले पहले से मिलान होता है, पहले का लास्ट से होगा, O का भी M से होगा, R का M से होगा, ठीक है, T का R से और S का Q से। तो यहाँ पे -2 हो रहा है, सेम यहाँ पे भी क्या होगा, -2 होगा।
यहाँ पे भी सेम माइनस टू माइनस होगा, लास्ट डिजिट से हम लोग ऐड करते हुए चलेंगे। यहाँ पे भी माइनस टू करेंगे, तो n का -2 करेंगे, ठीक है। p का -2 कितना होगा, n होगा। p का -2 कितना होगा, n होगा। r का -2 कितना होगा, p होगा। i का -2 कितना होगा, g होगा। और s का -2 कितना होगा, q होगा। और o का -2 कितना होगा, m होगा। और n का क्या होगा, l। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसको उल्टा कर दीजिए, तो l m q g p n होगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि एक विद्यालय में 3 अनुभाग हैं, जिनमें क्रमशः 840, 1260, 2100 छात्र हैं। विद्यालय चाहता है कि सभी अनुभागों को अधिकतम संभव समान आकार के समूहों में विभाजित किया जाए, ताकि प्रत्येक अनुभाग पूरी तरह विभाजित हो और कोई भी छात्र शेष ना बचे। अधिकतम समूह का आकार क्या होगा, यहाँ पे बहुत इजी सा मेथड यूज होता है। आप लोग ये एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ निकाल लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी उतने ही समान संख्या में बच्चों को अगर हम तीनों सेक्शन में रखते हैं, एक ऐसा डिजिट निकालना है, मैक्सिमम डिजिट, एक ऐसा मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि हम तीनों जो 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में समान बच्चे आए, एक भी शेष ना बचे। तो चलिए देखते हैं भाई। 840, देखो आप इसको 2 तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक तो गुणनखंड मेथड होता है, दूसरा होता है भाग विधि, ठीक है। तो हम यहाँ पे गुणनखंड मेथड से कर देते हैं। 3 × 5 × 7, ये इसका जो है गुणनखंड है। और 1260 का गुणनखंड होगा आपका 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 5, यहाँ पे स्क्वायर है, × 5 × 7, ओके। यहाँ पे देख लीजिए, तो 2100 का आपका गुणनखंड होगा 2 स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है, 2 स्क्वायर × 3 × 5 स्क्वायर × 7। तो एचसीएफ क्या होगा आपका, तो सभी जो कॉमन होंगे उनको निकाल लेना है, ठीक है। तो कॉमन देखिए, तो मैक्सिमम कॉमन आपका आएगा 2 का स्क्वायर × 3 × 5 × 7। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 420 आ जाएगा, ठीक है। 420, यानी 420 420 420 करके हम तीनों सेक्शन में बच्चों को बांट देंगे, तो शेष एक भी नहीं बचेगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। रमेश ने एक बैंक की फिक्स डिपॉजिट योजना में एक राशि निवेश की, ठीक है। उसने क्या किया भैया, एक राशि निवेश कर दिया फिक्स डिपॉजिट योजना में। बैंक जो है 16% प्रति वर्ष की दर से त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो त्रैमासिक यानी हर 3 महीने पे, हर तिमाही पे वो 16% प्रति वर्ष की दर से है, तो यानी कि हर तिमाही उसको कितना प्रतिशत ब्याज देना पड़ता होगा, तो 4% देना पड़ता होगा। इतना तो आप लोग को पता होगा कैसे होता है ये। देखो, एक साल में 12 महीना होता है, और एक साल में कितना त्रैमासिक होगा, कितना तिमाही होगा, तो भाई एक साल में कितना तिमाही होगा, एक साल में कितना तिमाही होगा, 4 तिमाही होगा ना, 4 तिमाही होगा, 4 तिमाही होगा। और 16% अगर हम हर साल, एक साल के लिए 16% रेट है, यानी 16% की दर से ब्याज दिया जा रहा है, तो एक तिमाही में कितना दिया जाएगा, तो 4 से भाग दे दीजिए। तो यानी कि प्रति तिमाही कितना ब्याज देना होगा, कितने दर से ब्याज देना होगा, 4% देना होगा, ठीक है। 6 महीनों के बाद रमेश को परिपक्वता राशि 2704 रुपए प्राप्त होते हैं। रमेश द्वारा निवेश की गई मूल राशि क्या थी, यानी मूलधन क्या था। जब स्टार्टिंग में रमेश ने फिक्स डिपॉजिट किया था, वो रुपया कितना था, ये आपको बताना है। और 6 महीने के लिए इसने, सिर्फ 6 महीने के लिए इसने फिक्स डिपॉजिट किया। 6 महीने में कितने तिमाही होंगे, 2 तिमाही होंगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज पढ़ लीजिएगा। 6 महीने में 2 तिमाही होगा, और एक तिमाही में कितना परसेंट का ब्याज लग रहा है, 4% का ब्याज लग रहा है, ठीक है। क्योंकि 2 तिमाही है तो यहाँ पे 8% का ब्याज लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देख फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है कि जो आपका पूरी राशि है, जो लास्ट में प्राप्त हुई है, यानी जिसको मिश्र धन बोलते हैं, ये हो गया, इज इक्वल टू
जो मूलधन है हम मूलधन x मान लेंगे, 1 प्लस आर, मतलब जो दर है आर कितना है भाई 4% है। हर तिमाही हमको कितना प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा, 4% देना पड़ेगा बटा के 100। और कितने तिमाही, क्योंकि 6 महीनों के लिए इसने सिर्फ फिक्स डिपॉजिट किया था, तो यहाँ पे केवल 2 तिमाही होगा, तो यहाँ पे टी की जगह 2 आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो 2704 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे 104 अपॉन 100 स्क्वायर, 2704 इंटू एक्स। देखो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, x इंटू 104 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10816, और 100 का तो भाई ये बच्चा बच्चा कर लेगा, ये होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी मूलधन निकल करके आएगा 0, ठीक है, 2500 रुपया। यानी कि इसने क्या किया था भाई, इस व्यक्ति ने 2500 रुपया फिक्स डिपॉजिट किया था 6 महीने के लिए, जिसमें प्रति तिमाही 4% ब्याज इसको मिल रहा था। टोटल इसको जब इसने 2500 रुपया लगाया था तो 6 महीने बाद इसको ब्याज के साथ कितना रुपया मिला, 2704 रुपया मिला। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सुबह 7:20 यानी कि 7:20 घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच कितना कोण है। भाई ये बहुत इजी है, इसका फॉर्मूला होता है, बस इसके फॉर्मूला पे ही इसका क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, इसका आंसर। इसको कहाँ मैं सॉल्व कराऊं, यहाँ करा देती हूँ, ठीक है। अब देखिए 7:20 समय हो रहा है, ठीक है, इसके बीच एंगल यानी घंटे वाली सुई जो है और मिनट वाली सुई के बीच का एंगल निकालना है आपको। इसका एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा, थीटा मतलब कोण, कोण इज इक्वल टू 30h माइनस यहाँ है m, m मतलब होता है मिनट, h मतलब होता है आवर्स। घंटे वाली जो सुई होती है इसके लिए h यहाँ पे लिखा गया है, r माइनस m इंटू 11/2, और ये बार का ये साइन लगता है, जब यहाँ पे अगर मान लो माइनस वैल्यू आ जाती है तो इसके बाहर जब निकलता है तो फिर प्लस हो जाता है, ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता होगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 30h, h की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, घंटे वाला समय यानी 7, ओके, और माइनस m, m की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट, ओके, इंटू 11/2, तो थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे कट जाएगा, ये 110 आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 100 डिग्री आ जाएगा। यानी इन दोनों, यानी घड़ी 7:20 पे दोनों सुइयों के बीच यानी घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, तो 100 डिग्री का एंगल होगा। अगला क्वेश्चन है, इस श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे किस पैटर्न फॉलो हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न फॉलो हुआ है n³ माइनस n का। तो देखिए 1, अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, एक मिनट रुक जाइए, कहीं पे स्पेस मिले फिर वहां पे आप लोग को सॉल्व कराती हूँ। चलो इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, देखो 0 कैसे आया, तो n³ माइनस n, ये फॉर्मूला, ये पैटर्न है, तो यानी 1³ माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 का क्यूब करिए माइनस 2 करिए तो कितना आएगा भाई, बताइए, 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है भाई, 27 होता है, 27 में अगर 3 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है आपका 64, 64 में जब आप 4 माइनस करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, 125 में जब आप 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। अब आता है आपका 120 तक, तो यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, अगला सीरीज हमको बताना है, तो 6 आ जाता है, तो 6 का क्यूब माइनस 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 होता है, 216 में जब आप 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसके साथ आपको क्या करना है भाई, अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और इसके पहले कि अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। इस समय हमारे अपने चैनल पे बहुत सारी क्लासेस चल रही है, बीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उस टेस्ट सीरीज को भी देख सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है, करंट अफेयर की भी वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीएस के फर्स्ट पेपर में। अब इसमें देखिए भाई, लुप्त संख्या ज्ञात करना है यहाँ पर।
पहले तो इन दोनों का पैटर्न हमको पता चलना चाहिए कि इन दोनों का पैटर्न क्या है। तो पैटर्न ये है कि 15 का स्क्वायर, सॉरी 15 प्लस 19 का होल स्क्वायर। पहले इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 34 आएगा। 34 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 1156, यानी हमको यहाँ का पैटर्न पता चल गया। सेम यहाँ पे भी वही पैटर्न होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 21 प्लस 16 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जब हम इसे ऐड करेंगे तो 37 आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1369 आ जाएगा। तो यानी सेम यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। चलो यही वाला पैटर्न हम तीसरे वाले ट्रायंगल में चेक करते हैं। 22 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे x मान लेंगे, ओके। 22 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, ओके। यहाँ पे हम स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा, ओके, रूट में आ जाएगा 22 प्लस एक्स। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो निकल जाएगा आराम से 4 और 0 यानी 40। एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 22, 40 माइनस 22 करेंगे तो आपका 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 18, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, ये भी आपका जो क्वेश्चन है ना, ये भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं अगेन आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैंने कभी ध्यान पढ़ा नहीं है, तो इसके लिए मुझे माफ करिएगा, इसलिए आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 60, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो देखो दोस्तों, ये क्या है ना, इसका क्या आंसर होगा? तो इसमें देखो क्या होता है कि ये दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है, इसलिए यह एक सीधी रेखा को निरूपित करता है। एक सीधी रेखा पर अनंत अनेक बिंदु हो सकते हैं, तो हम इसको एग्जैक्टली इसका मान नहीं बता सकते हैं कि एक कि दो हल हैं, कितने हल हैं, तो इसलिए हम मान लेंगे कि इसके अनंत हल होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समस्या समाधान के संदर्भ में अच्छी तरह से व्यक्त की गई समस्या आदि हल हो जाती है, यह कथन किसने दिया है? यह कथन किसने दिया है? इस क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी थोड़ा देख लें, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 79 था, ठीक है, 79। इफ in reference to problem solving, who said a problem well stated is a problem half solved? तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था दोस्तों चार्ल्स कैटरिंग ने, ओके, चार्ल्स कैटरिंग ने। अब चलिए हिंदी में आ जाते हैं हम लोग। समस्या समाधान के संदर्भ में अच्छी तरह से व्यक्त की गई समस्या आदि हल हो जाती है, यह कथन जो है चार्ल्स कैटरिंग ने दिया था। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसको आपको याद करना है कम्युनिकेशन का। निम्नलिखित में से कौन से कारकों का समूह संचार की प्रभावशीलता को सबसे अधिक निर्धारित करता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? ओ पेंसिल कहाँ चली गई? एक मिनट, हाँ आ गया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारकों का समूह संचार की प्रभावशीलता को सबसे अधिक निर्धारित करता है? संचार की प्रभावशीलता को, इसको आप एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए। तो इंग्लिश वाला जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैक्टर्स मोस्ट सिग्निफिकेंटली डिटरमाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लैरिटी, फीडबैक एंड एक्टिव लिसनिंग। अब हिंदी पे आ जाइए, हम लोग हिंदी पे आ जाते हैं। तो देखो भाई, संचार की प्रभावशीलता को सबसे अधिक निर्धारित करता है स्पष्टता। आप क्या बोल रहे हो लोगों को समझ में आना चाहिए, आप क्या लिख रहे हो लोग अच्छे से पढ़ लें। प्रतिपुष्टि, फीडबैक, प्रॉपर उस पर फीडबैक भी मिलना चाहिए। आप अगर किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको एक्टिवली आपको सुनना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो। जब आप किसी की बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो उसका जवाब भी नहीं दे पाओगे अच्छे से। तो ये यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन होने के लिए ध्यान से सुनना होगा, उसके उसके प्रश्नों का उत्तर प्रॉपर देना होगा, फीडबैक देना होगा, और जो आप बोल रहे हो सामने वाले इंसान को भी समझ में आना चाहिए। अगेन दोस्तों, यहाँ पे सेम ये वाला क्वेश्चन आ गया है, एंगल वाला। ये मुझे नहीं आता है ज्योमेट्री, तो आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक खुदरा विक्रेता एक टेलीविजन 800 रुपए में खरीदता है, उसके अतिरिक्त 100 रुपए उसके अतिरिक्त खर्च 100 रुपए हैं। वह अपनी कुल लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर ग्राहक को 10% की छूट देता है। विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, सिंपल सी बात ये है कि आप एक टीवी खरीदते हैं, कितने का खरीदते हैं भाई? 800 रुपए का, ठीक है? कॉस्ट कॉस्ट प्राइस आपकी 800 रुपए होती है, लेकिन बाद में इसमें अपना ये रिपेयर करवा के उसको थोड़ा जो भी गड़बड़ी होगी उसमें बनवा करके 100 रुपया और उसका खर्च हो जाता है। तो कुल लागत कितनी हो गई इसकी? वैसे तो कॉस्ट प्राइस 800 ही है, लेकिन कुल लागत कितनी हो गई? भाई जब आप बेचोगे तो 800 नहीं, इसका जो प्रॉपर जो इसने इसने खर्च किया है उसको भी तो ऐड किया जाएगा, तो कुल लागत 800 प्लस 100 रुपए यानी 900 रुपया इसका प्रॉपर पूरा खर्च हुआ है एक टीवी में, ठीक है? अब आगे कह रहा है कि वो अपनी कुल लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब अंकित कितना करता है? जैसे इसको बेचना है अब इस टीवी को, तो ये क्या करेगा? इसका कुल लागत तो 900 रुपया है। अब इसको बेचने के लिए क्या करता है कि इस पे 50% अधिक मूल्य अंकित कर देता है। कुल लागत का 50% कुल लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी 900 रुपए था, तो इसने क्या किया भई? 900 रुपए अंकित मूल्य कितना अंकित करता है? तो इसका अंकित मूल्य निकाल लेते हैं हम लोग। कुल लागत से यानी लागत कितना था? 900 रुपए और ये क्या करता है भाई? 150 रुपए अधिक 150 मतलब 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी हम यहाँ 150 कर देंगे। आप इसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, बहुत ईज़ी मेथड करते हैं। तो आप इसे 900 रुपया प्लस 900 का 50%, ओके? 900 का 50% तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है? इसका लागत कितना आता है? 450, यहाँ पे 450 यानी कुल कितना आ जाएगा आपका? 1350। ऐसे भी आप कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। डायरेक्टली 150 कर दिया करिए, 50% बढ़ा अधिक करता है तो 150 कर दीजिए, यहाँ ईज़ी हो जाता है, ओके? तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 1350 रुपए, यानी कितना मूल्य अंकित करता है इस टीवी पर? बेचने के लिए 1350 रुपए। अब ये क्या करता है भाई? ग्राहकों को कहता है कि भाई हम तुमको इस टीवी को बेच रहे हैं, अगर तुमको खरीदना है तो बताओ, हम इस पे तुमको 10% की छूट देंगे। कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है? 10% का, यानी इस पे प्राइस कितना लिखा है इसने? 1350 रुपया लिखा है। 10% की छूट दे रहा है इस पर। तो इसका 10% निकाल लीजिए कि इसका 10% कितना आएगा? यानी कि इस टीवी पर ये 135 रुपया का छूट दे रहा है। 1350 रुपए का इसने उसमें मूल्य लिख दिया कि ये 1350 का है और डिस्काउंट देके इस 135 रुपए छूट दे रहा है, यानी 10% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है? यानी कि जब 135 रुपए डिस्काउंट दे रहा है तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? ये बेचेगा कितने में? 135 रुपए। अगर मान लो हम खरीदने गए, आपसे टीवी खरीद रहे हैं, आप 1350 रुपए लिखे हो और 10% का डिस्काउंट दे करके आप हमें कितने का दोगे? सेलिंग प्राइस आपकी कितनी होगी? तो 1350 माइनस 135, क्योंकि आप हमको 135 रुपए का छूट दे दिए हो, बहुत बार्गेनिंग किए हम, तब आप हमको 135 रुपए का छूट दे रहे हो। तो जब आप 135 रुपया माइनस करोगे 1350 में, तो कितना आ जाएगा? 1215 रुपया आ जाएगा, ठीक है? ये आपका सेलिंग प्राइस निकल गया। अब देखो आपके पास क्या है भाई? कुल लागत मूल्य है, यानी हम इसको जो कुल लागत मूल्य है ना, इसी को आप कॉस्ट प्राइस मान लीजिए तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है? आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो कुल, क्योंकि जो लागत लगती है वो भी आपकी कॉस्ट प्राइस में ही काउंट होती है, ओके? ये आपका लाभ और हानि का रूल होता है। कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना है? कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपकी? 900 रुपए। सेलिंग प्राइस कितनी हुई आपकी? यानी आपने कितने का बेचा वो टीवी? 1215 रुपए का बेचा। खरीदे 900 का, मान लीजिए आपने 900 का खरीदा, भले 100 रुपए आपने लागत लगाया था और 800 रुपए खरीदे थे, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो उतनी ही होगी ना, 900 रुपए। और सेलिंग प्राइस कितने का बेचा आपने? 1250 का। प्रॉफिट कितना होगा आपका? तो 1250 सॉरी 1215 माइनस 900 रुपया, ठीक है? तो ये आपका प्रॉफिट निकल कर के आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आएगा आपका? माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आपका 315 रुपए, यानी आपने 315 रुपया कमा लिया इस टीवी को बेच करके, ठीक है? अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। क्वेश्चन में आपसे लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है। पी का मतलब होता है प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस मतलब होता है अ, क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस यानी एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, कितने का आपने बेचा। इसको शॉर्ट में सीपी एसपी लिखा जाता है। सी मतलब कॉस्ट प्राइस, एस मतलब सेलिंग प्राइस, ओके? अब आपको प्रॉफिट निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा? इसका रूल होता है, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ है प्लस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही आप प्रॉफिट
परसेंटेज प्रॉफिट, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ वो निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस पे नहीं निकलता है। अगर आपको लॉस प्राइस परसेंटेज भी निकालना है तो यहाँ पे लॉस लिखेंगे और नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। ओके, मैथ्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें कितने का हुआ था? 315 रुपए का हुआ था। 315 रुपए का। और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था? देखो कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 900 रुपया है। ओके, वो जो 800 रुपया लिखा है वो तो टीवी खरीदता है, लेकिन अपना 100 रुपया इसमें खर्च भी तो करता है, इसको मरम्मत करवाया होगा, उसको नया बनवाया होगा। तो 100 रुपए मतलब कुल मिला के कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 900 रुपया हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 900 रुपया लिखेंगे, और परसेंटेज हमको क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ पे 100 जीरो जीरो कट जाएगा, और 9 से 315 में आप जब भाग देंगे तो आपका 35 निकल के आएगा। यानी इसको कितना प्रॉफिट होता है, कितने परसेंट का? तो 35% का प्रॉफिट होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 210 ग्राम चांदी को सोने के साथ मिलाकर एक मिश्र धातु तैयार की जाती है जिसमें चांदी और सोने का अनुपात 5:2 है, तो इस मिश्र धातु को बनाने के लिए कितना सोना लिया गया? अब देखो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो इसमें चांदी चांदी के वेट को बता दिया कि चांदी कितना है, 210 ग्राम है। ठीक है, और इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है, चांदी और सोने का अनुपात, यानी चांदी का 5 है, सोने का 2 है। तो इज इक्वल टू करके हम लोग पहले तो यहाँ पे इन दोनों का अनुपात लिख देंगे। ये चांदी का अनुपात दिया है 5 और ये सोने का अनुपात है। यहाँ पे भी 210 क्या है, ऊपर चांदी का वेट दिया हुआ है, लेकिन हमें सोने का वेट नहीं पता है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? चांदी को सोने के साथ मिलाकर एक मिश्र धातु तैयार किया गया जिसमें चांदी और सोने का अनुपात 5:2 है। इस मिश्र धातु को बनाने के लिए कितना सोना लिया गया? तो सोना हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे x मान लीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? 5x इज इक्वल टू 2 इंटू 510। ओके, x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 क्योंकि 5 वन जा, ये 5 हो जाएगा, 0 102 इंटू 2, यहाँ पे 2 2 जा 4 0, यानी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई। देखो बच्चों जैसी गलती कर दिया मैंने गुणा भाग करने में। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या निकल कर आएगा? देखो 5 चौके 20, 1 21, 5 दूना के 10। ठीक है, तो यहाँ पे 42 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तो इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 दूना के 4, 2 चौके 8, यानी 84 ग्राम। सोने की वेट कितनी है भाई? 84 ग्राम। 84 ग्राम सोने को मिलाया और 210 ग्राम चांदी को मिला करके एक मिश्र धातु तैयार किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, सुनील अनिल की तुलना में काम करने में दोगुना तेज है और वे दोनों मिलकर एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो भाई, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। यहाँ पे सुनील जो है अनिल की तुलना में काम करने में दोगुना तेज है। तो सुनील मान लो कितना काम करता है भाई? सुनील अनिल की तुलना में काम करने में दोगुना तेज है। तो भाई सुनील अगर दोगुना तेज है, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हो रही है, सुनील को मान लो एस और अनिल को मान लो ए। ठीक है, इनकी क्षमता की बात हो रही है, तो क्षमता कितनी है भाई? ये दोगुना तेज काम करता है, तो इसकी एफिशिएंसी है 2 और अनिल की एफिशिएंसी है 1। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई क्योंकि ये सुनील ज्यादा तेज काम कर रहा है किसी काम को, ठीक है, सुनील बहुत तेज काम कर रहा है, अनिल थोड़ा स्लो काम कर रहा है उसकी अपेक्षा, तो कितना दिन लगेगा काम करने में? क्योंकि सुनील ज्यादा तेज फास्ट काम कर रहा है, तो सुनील उसी काम को अगर हम डे निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये अनुपात उल्टा हो जाता है, 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी ये सुनील जो है किसी काम को 1 दिन में कर लेगा क्योंकि ये जल्दी-जल्दी करता है, और वहीं अनिल जो है इसके अपेक्षाकृत उस काम को करने में 2 दिन लेगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लो सुनील जो है सुनील जो है मान लो सुनील किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? एक्स डे में कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सुनील बहुत तेज काम कर रहा है तो ये एक्स डे में कर रहा है, और अनिल जो है सुनील की अपेक्षा थोड़ा धीमे काम कर रहा है, तो ये कितने दिन में काम करेगा? 2 डे में, 2 एक्स डे में काम करेगा। यहाँ पे आप इस हिसाब से समझ, अरे यार ये क्या हो जा रहा है? तो 2 डे में, जैसे यहाँ पे देखिए ना, डे है ना, तो यहाँ पे एक्स मान लीजिए, तो ये एक्स और यहाँ पे
2x हो जाएगा। तो सुनील कितने दिनों में काम कर रहा है? सुनील x दिन में काम कर रहा है और अनिल जो है 2x दिन में काम कर रहा है, तो ये डे है। अब इतना समझ में आ गया आप लोगों को? हालाँकि इतनी छोटे से टेस्ट सीरीज की क्लास में आप लोग को इतने डिटेल में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो सुनील कितने दिनों में काम कर रहा है? सुनील x डे में काम कर रहा है और अनिल जो है 2x डे में काम कर रहा है, ठीक है? किसी काम को सुनील x डे में पूरा करता है और अनिल जो है 2 दिन में पूरा करता है। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर 14 दिनों में एक काम को पूरा कर लेते हैं। मान लो 1 यूनिट काम है, दोनों 14 दिन में मिलकर पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/s यानी सुनील और 1/a अनिल। 1 दिन में सुनील का काम और 1 दिन में अनिल का काम इज इक्वल टू 1/14। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/s की जगह हम x लिख देंगे, 1/a की जगह हम लोग 2x लिख देंगे इज इक्वल टू 1/14। ठीक है, आगे देखिए तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3/2x इज इक्वल टू 1/14 हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू 42 हो जाएगा और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 डेज। यानी x जो कि सुनील है, सुनील कितने दिनों में काम कर रहा है? 21 दिन में काम कर रहा है। तो अनिल जो है क्वेश्चन में क्या पूछा है, अनिल अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो अनिल जो है उसी काम को कितने दिनों में करेगा? 2x दिन में करेगा, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 इंटू 2 यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 42 डेज लगेगा। अनिल को काम करने में 42 डेज लगेगा क्योंकि अनिल थोड़ा लेजी है, वो धीमे काम करता है, सुनील उससे 2 गुना तेज काम करता है। समझ में आया यहाँ पे? हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, गीता और सीता की दादी ने उनके बीच 3,850 रुपए की राशि को 4:7 के अनुपात में बांटा। उन दोनों ने अपने अपने हिस्से में 150 रुपए दान में दे दिए। उनकी शेष राशियों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो अनुपात वाला क्वेश्चन आप लोग को करने आता होगा। तो देखिए भाई, कितने रुपए हैं? 385 रुपीज है। कितने भाई? एक मिनट, 385 यानी 3,850। ठीक है, 385 इतने रुपए हैं, इनको दो लोगों के बीच में बांटा गया 4:7 के अनुपात में। ठीक है, जिसमें एक लड़की का नाम है सीता और दूसरी लड़की का नाम है गीता। ठीक है, अनुपात में देखिए कितना अंतर है। बेचारा बड़ा नाइंसाफी, बराबर बराबर बांटना चाहिए था दोनों में, दादी ने गलत किया। तो देखो 4:7 के अनुपात में बांटा गया। ओके, अभी भाई दोनों का निकालना है कि सीता को कितना मिला है और गीता को कितना मिला है। गीता और सीता का अनुपात दिया है, गीता और सीता का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और ये इतना रुपए हैं। तो चलिए हम लोग गीता का अनुपात निकाल लेते हैं पहले। अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ये इतने रुपए दिए 3850 और अनुपात निकालने के लिए कि कितने रुपए किसको कितने मिले, तो चलिए देखते हैं। तो ये 4:7 है। तो देखो जब हमको किसी का अनुपात निकालना होता है, अगर हमको गीता का अनुपात निकालना है तो गीता के बराबर यहाँ पे देखिए अंश में क्या है 4 और गीता भी अंश में लिखी हुई है। तो गीता का हिस्सा कितना है? चौथा हिस्सा है, तो 4 अपॉन इन दोनों को ऐड कर देंगे 7 4 11। ओके, ऐसे अनुपात निकाला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 बार में जाएगा, फिर 5 टाइम में चला जाएगा। 350 रुपए, 350 गुणे 4। ठीक है, ये हो गया गीता का अनुपात। कितना आया ये? कितना आया भाई? तो ये आ जाएगा आपका 1400 रुपया। गीता के हिस्से में 1400 रुपए आया। अब सीता का हिस्सा निकाल लीजिए आप लोग। तो सीता का भी इसी मेथड में होगा। सीता के सामने क्या है? 7 है। ठीक है, 3850। हालांकि 3850 में से 1400 घटा देंगे तो भी निकल आएगा, लेकिन हम मैं आपको मेथड बता रही हूँ। 3850 ऊपर 7 नीचे 11। ओके, तो ये कितने टाइम में जाएगा भाई? 35 टाइम 0, 350 इंटू 7। इसका कितना आएगा भाई? इसका आ जाएगा सॉल्व करने पे 22450। एक मिनट रुक जाइए। 2 4
50। यानी गीता को कितना मिला, 1400 रुपया मिला, और सीता को कितना मिला, तो 2450 रुपया मिला। दादी ने ऐसे बांटा, गीता को मिला 1400 रुपया और सीता को मिला 2450 रुपया। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों बड़ी समझदार थी भाई, 150 रुपया 150 रुपया इन दोनों ने दान कर दिया। गीता ने कितना दान किया, 150 रुपया। अपने इसको 1400 रुपया मिला और बेचारी 150 दान भी कर देती है। ठीक है, तो कितना आया भाई, जब 1400 में से 150 घटाएंगे तो आपका 1250 रुपये बचेगा। गीता के पास कितना बचा दान करने के बाद, 1250 रुपया। और सीता का देख लीजिए भाई, इसके पास 2450 है, और ये भी 150 ही दान करती है, उतना ही जितना कि गीता दान करती है। ठीक है, कितना बचता है, मिनट, इसके पास कितना बचा भाई, 2300 रुपया बचा। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है कि दान करने के बाद उनकी शेष राशियों का अनुपात क्या होगा, शेष राशियों का नया अनुपात। ये शेष राशियां क्या है भाई, गीता के पास बचा 1250 रुपया, सीता के पास बचा 2300 रुपया, तो इनका अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात निकालने तो आता ही होगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे, ठीक है, 1250 बटे 2300, ये 00 कट जाएगा, 5 से आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना के 10, 2 बचेगा 25, 5 25, फिर यहाँ पे 5 चौक 20, 5 30, यानी कि इसका अनुपात क्या बना, 25/46। ओके, मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि मैम कैसा बोल रही है, अपना भाषा है भाई, हम लोगों ने जिस भाषा में पढ़ा है, जिस वे में पढ़ा है, उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। यहाँ पे ये हो सकता है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 3 धनात्मक, पढ़िए जरा, तो 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, उनके घनों का योग, घन मतलब क्यूब, उनके क्यूब का योग जो है 972 है। यदि तीनों संख्याओं में से प्रत्येक में 6 की वृद्धि की जाए, यानी तीनों संख्याओं में, पहले तो तीनों का क्यूब बोला कि तीनों का क्यूब कितना है, 972 है, और तीनों संख्याओं में अगर हम 6 जोड़ दें, ठीक है, हर संख्या में हम 6 जोड़ दें, यानी 6 की वृद्धि कर दें, तो नई संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले हमको वो 3 संख्याएं निकालनी है, अनुपात क्या दिया है इन तीनों में, 1:2:3। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे बता देती हूँ। चलो अच्छा, यहीं पे सॉल्व करा लेती हूँ। 1:2:3 दिया है, तो हम यहाँ पे x मान लेंगे। देखो, जब भी अनुपात दिया होता है तो हम हर में x मान लेते हैं, x x x। तो मान लो पहला वाला संख्या कितना है, x है, दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और तीसरा वाला हो जाएगा आपका 3x। ओके, ये 3 संख्याएं हैं, x 2x 3x। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनके घनों का योग 972 है, तो इनका क्यूब कर दीजिए सभी का, x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस 3x का क्यूब इज इक्वल टू कितना है भाई, 972। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब इनको जोड़िए आप लोग, 972 टोटल, इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये 36 क्यूब आएगा इज इक्वल टू 972। तो 36 से 972 कट जाएगा, कट के कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, यानी x क्यूब की वैल्यू आ गई 27, x क्यूब की वैल्यू आ गई 27। अब x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहाँ पे देखिए, x क्यूब की इक्वल टू 27 है, यहाँ पे ऐसे आपको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 का क्यूब है ना, तो क्यूब ये 3 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकल करके 3 आ जाएगी। अब ये संख्याएं हमको पता चल गई, x का मान हमको निकल गया, तो हम तीनों संख्याएं पता कर लेंगे ना, तो तीनों संख्याएं क्या होंगी, एक तो 3 हो जाएगा, और दूसरी संख्या जो है 2 गुणे 3, और तीसरी संख्या 3 गुणे 3, यानी कि एक संख्या जो है आपकी 3 है, दूसरी संख्या 6 है, तीसरी संख्या 9 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है कि हमें संख्याएं पता चल गई, 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 6 जोड़ देना, आप प्रत्येक में 6 जोड़ दीजिए, इसमें भी 6 में भी और 6 में भी, तो जोड़िए क्या क्या आएगा भाई, 6 3 9, 6 6 12, 6 6 12 और 9 6 15, ये 3 संख्याएं जोड़ने पर आ गई। ठीक है, ओ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ये नई संख्याएं आई हैं 6 6 जोड़ने पर,
नई संख्याओं का योग क्या होगा? अभी नई संख्याओं को भाई जोड़ दीजिए आप लोग। 9 प्लस 12 प्लस 15। जब इनको आप लोग जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 आ जाएगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक प्रबंधक किसी परेशान कर्मचारी की बात धैर्यपूर्वक सुनता है, उसकी समस्या को स्वीकार करता है तथा प्रतिक्रिया देने से पूर्व उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करता है। यह किस पारस्परिक गुण को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो भाई इसका आंसर क्या होगा? एक प्रबंधक है जो किसी परेशान कर्मचारी की बात ध्यानपूर्वक सुनता है और उसकी समस्या को स्वीकार करता है और प्रतिक्रिया देने के लिए खुद को जो है उसकी जगह पे रखता है। उसकी समस्या को समझने के लिए वो खुद को उसकी जगह पे रख के देखता है कि यार हम इसका समस्या मतलब ये वाक़ई में ये समस्या क्या है और कैसी अनुभूति हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समानुभूति, ठीक है? दूसरे की समस्या को समझने के लिए जब हम उस इंसान की जगह खुद को रख के देखते हैं, तो उसको हम समानुभूति कहते हैं। निम्नलिखित में से किस पारस्परिक कौशल का आधारभूत स्तंभ माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे पारस्परिक कौशल का आधारभूत स्तंभ माना जाता है? तो देखो भई पारस्परिक कौशल का आधारभूत 4 स्तंभ होते हैं, जिनमें से सबसे पहला होता है स्वयं को समझना। फिर दूसरा होता है दूसरों को समझना, तीसरा होता है कि अपने जो सहकर्मी होते हैं उनको समझना, उनके साथ काम करना और चौथा होता है नेतृत्व। तो ये थोड़ा फैक्चुअल है, आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 3 संख्याएँ 3.5, 1.4 और x एक निश्चित अनुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है? x का मान यहाँ पे पूछा हुआ है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 3 संख्याएँ कौन-कौन सी हैं? तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे 3.5 1:4 1.4 समानुपाते, फिर 1.4 फिर अनुपाते x। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके, ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। 3.5 अपॉन 1.4 इज इक्वल टू 1.4 अपॉन x। ये ऐसे सॉल्व किया जाता है। आप लोग अनुपात समानुपात वाला टॉपिक पढ़े होंगे, तो आप लोग को ध्यान होगा। अब आगे देखिए इस मेथड को हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का आसान सा है कि इसको डायरेक्ट क्या करिए भाई मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना तो आप लोग को आता होगा 1.4 इंटू 1.4 अपॉन 3.5। फिर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.96 अपॉन 3.56 सॉरी 0.56 ना सॉरी 3.56 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 3.5 होगा, ओनली 3.5। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.56। इसी को सॉल्व करना होता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया भाई 0.56। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कारखाने में एक गुणवत्ता निरीक्षक 0.04% बल्बों को दोष गुण बताकर अस्वीकार कर देता है। 6 बल्बों को अस्वीकार करने के लिए कितने बल्बों का निरीक्षण किया जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो 0.04% बल्बों को दोषपूर्ण बताकर अस्वीकार कर देता है। तो मान लेते हैं कि 0.04% बल्ब को 0.04% बल्बों को अस्वीकार करने के लिए ये 100 बल्बों की जांच करता है। ठीक है, 100 बल्बों की जांच करता है जिनमें से ये 0.04% बल्बों को अस्वीकार कर देता है। ठीक है, बल्बों की जांच करता है। ओके, तो हम निकालेंगे कि एक बल्ब को अस्वीकार करने के लिए जब 0.04% बल्बों को ये अस्वीकार करता है तो कितने बल्बों की जांच करता है वो? 100 बल्बों की जांच के दौरान ये 0.04% बल्बों को अस्वीकार करता है। तो हम निकालेंगे कि एक बल्ब को अस्वीकार करने के लिए कितने बल्बों को कितने बल्बों की ये जांच करेगा? तो 100 बटे 0.04 इतना तो आपको आता होगा, बहुत सिंपल सा है गुणागणित। फिर 6 बल्बों को, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 6 बल्बों को अस्वीकार करने के लिए कितने बल्बों का परीक्षण किया जाएगा? तो कितने बल्बों का परीक्षण किया जाएगा भाई? 6 बल्बों को अस्वीकार करने के लिए। तो सिंपल सा मेथड है 100
0.04 इंटू 6। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 600 बटे के 0.04, क्योंकि ये पॉइंट में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे आप लोग, तो ये 2 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए, यहाँ नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 15,000 बल्बों की जांच होगी सिर्फ 6 बल्बों को अस्वीकार करने के लिए। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। 216 सेंटीमीटर आयतन वाली और घन के आकार की 3 माचिस की डिब्बियों को एक पंक्ति में सटाकर रखा गया है। बने हुए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 216 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाली और घन के आकार वाली ये 3 माचिस है, तो हम एक माचिस का पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक माचिस का आयतन निकालेंगे। ठीक है, आयतन कितना है एक माचिस का? दिया हुआ है 216। ठीक, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो प्रत्येक माचिस की डिब्बी की भुजा कितनी होगी? प्रत्येक माचिस की डिब्बी की भुजा, प्रत्येक, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रत्येक माचिस की डिब्बी की भुजा कितनी होगी? तो इसकी भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट में कर देंगे, यहाँ पे क्यूब होगा, तो ये 6 का क्यूब है, तो यानी कि प्रत्येक हर माचिस के डिब्बे की भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ओके, यानी कि अब हम इसमें निकाल सकते हैं कि घनाकार की लंबाई कितनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 माचिस की डिब्बियों को एक पंक्ति में सटा के रख दिया जाता है। मान लो ऐसे, इस तरह से 1 डिब्बा, इस तरह से 2 डिब्बा, ये 3 डिब्बा, तो इनकी लंबाई हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पता चल गया कि प्रत्येक की भुजा 6 सेंटीमीटर है, हर एक की भुजा 6 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 6 + 6 + 6 18 सेंटीमीटर, यानी एल की वैल्यू कितनी, लंबाई कितनी आ गई? 18 सेंटीमीटर। सबको जोड़ दीजिए। और चौड़ाई कितनी होगी? तो चौड़ाई तो इतनी ही होगी ना, इस माचिस की जो डिब्बे की चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर ही होगी। चौड़ाई को हम लोग शॉर्ट में बी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी होगी? तो ऊंचाई भी आपका कितना होगा? 6 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, देखिए अगर हम इसको, इस माचिस के डिब्बे को अगर ऐसे हम लोग कर दें, 1 2 3, तो ये तो लंबाई हो गई ना, ये 6 6 6 और ये भी 6 6 6 और ये भी 6 है, तो ये आपकी क्या हो गई, इसको हम लोग ऊंचाई बोल देंगे, तो 6 सेंटीमीटर। ओके, हमको लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया और ऊंचाई पता चल गया। तो अब हमको इसका क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, यहाँ पे देख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये इसका फॉर्मूला है। अब इस सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए जो यहाँ पे हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ओके, तो L की जगह पे क्या है, देखिए 18 है, B की जगह पे 6 है, प्लस B की जगह पे 6 प्लस H की जगह पे 6 प्लस H की जगह पे 6 प्लस सॉरी इंटू L की जगह पे 18। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 108 प्लस 36 प्लस 108। ओके, इन सबको जब ऐड करेंगे तो 252 आ जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या होगा ऑप्शन में देखिए, तो 504, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चतुर्भुज में केवल एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समानांतर है, गैर समानांतर भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण की लंबाई में बराबर हैं, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, इसका क्वेश्चन देखिए, ये जो स्टार दिया है 93, बहुत इजी है। तो 2 × 3, 2 तिहाई के 6 6 4 10, 4 तिहाई के 12 5 17, सभी में यहाँ पे क्या है, गुणे का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 6 पंजे 30 प्लस 7 37। बहुत इजी क्वेश्चन था। 94 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जोहारी विंडो मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य का सही वर्णन करता है?
कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, जोहारी विंडो मॉडल का के प्राथमिक उद्देश्य का सही वर्णन करता है, कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी आत्म प्रकटीकरण एवं प्रतिक्रिया के माध्यम से आत्म जागरूकता, संचार तथा पारस्परिक समझ में सुधार। 95 क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इजी है। मैंने अभी इसका जो पार्ट 1 था उसमें भी समझाया हुआ है। तो देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन है, और ए और बी में क्या-क्या कॉमन है? तो 3 है, 4 है और 5 है। तो यहाँ पे हम जो कॉमन है उसको लिखेंगे, ठीक है? कॉमन क्या-क्या है? 3, 4 और 5। यहाँ पे लिख लेते हैं बी इंटरसेक्शन, क्योंकि हम एक-एक का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या है, तो पहले हम इनका वैल्यू निकाल लेते हैं जो ब्रैकेट वाला है। तो बी इंटरसेक्शन, इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा, ठीक है? बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब है कि बी और सी में क्या-क्या कॉमन है? बी और सी में है 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, 7 कॉमन है, ओके? 5, 6 और 7। अब आ जाता है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब और ए और सी में चेक करिए कि क्या-क्या कॉमन है। ए में कॉमन है 5 और कोई डिजिट कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो 5, ओके? अब यूनियन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब यूनियन का मतलब होता है कॉमन, कि सभी में, सॉरी कॉमन नहीं, मतलब सभी को एक साथ लिख लेना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? 3, 4, 5, ठीक है? यहाँ पे यूनियन का साइन, फिर बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है? 5, 6, 7। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 5 है। अब इन पूरे को एक साथ समेट लीजिए। यूनियन का मतलब होता है पूरे को एक साथ इकट्ठा करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 5, 6, 7। देखिए सभी को क्या करना है? एक साथ लिख लेना है। रिपीटेड है, जैसे 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो सिंगल-सिंगल ही लिखना है। ऐसा नहीं कि सबको बार एक ही साथ पूरा कई बार लिख दें, नहीं। सिंगल-सिंगल डिजिट को ही लिखना है। तो 3, 4, 5, 6, 7 यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार ब्लूप्रिंट का संबंध निर्माण से है, उसी प्रकार एल्गोरिदम का संबंध किससे होगा? प्रोग्रामिंग से होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए, काऊ का कोड 85 है, तो हेन का कोड नंबर क्या होगा? 97 का है। तो देखो भाई, काऊ को इसने कैसे लिखा है? सी का क्या होता है? 3 होता है, ओ का होता है आपका 15 और डब्ल्यू का होता है 23, ओके? तो इसने क्या किया? इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 41, ओके? 41 आया, तो इसने क्या किया? 41 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? फिर 3 ऐड कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 82 प्लस 3 यानी 85 आ गया। तो यहाँ पे देखिए, इसका पैटर्न हमको पता चल गया कि ऐड किया, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 ऐड कर दिया, ओके? तो यहाँ पे 85 आ गया। अब यहाँ पे सेम मेथड हम लोग करेंगे, HEN। H की कितनी होती है भाई? 8 होती है। E की कितनी होती है? 5 होती है। N की कितनी होती है? 14। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 27। तो हमें क्या करना है? 27 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 करना है। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा आपका? 57। 57 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 का क्वेश्चन देखिए भाई, तो निरक्षरता दिया है, इसका संबंध अज्ञानता से है, यानी निरक्षरता के कारण अज्ञानता होती है, तो बेरोजगारी के कारण क्या होगी? गरीबी होगी। 99 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पारस्परिक संचार में प्रभावी प्रतिक्रिया की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो भाई पारस्परिक संचार में प्रभावी प्रतिक्रिया की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन क्या करेगा? वर्णनात्मक, विशिष्ट तथा वास्तविक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, ठीक है? आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है
जब एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखा जाता है, एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखा जाता है, यानी इसको दर्पण में देखा जाता है, मिरर में देखा जाता है, तो उसमें 7:25 बजे थे। तो वास्तविक समय क्या होगा? इसका बहुत सिंपल सा एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है कि भाई जो भी दिया हुआ है, उसको क्या करना है 11:60 में माइनस कर देना है। ठीक है? इसको यहाँ पे आप क्या करिए माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा और 4 यानी कि घड़ी में जो है 4:35 हो रहा था, जब उसको मिरर में देखा गया तो 7:25 दिखा रहा था। तो आंसर क्या होगा? 4:35 यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैंने अपना बहुत एफर्ट्स लगाया है और अगर आप लोग इसी तरीके से चाहते हैं कि आपको सीसेट का पेपर सॉल्व कराया जाए, तो आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बताना ताकि हमें पता चले कि मैं जो समझा रही हूँ यहाँ पे मैथ्स रीज़निंग के क्वेश्चन क्योंकि मैं पहली बार समझा रही हूँ, तो मुझे पता चलना चाहिए आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, धन्यवाद।